अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बीएस के कोर्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के साथ अम्बरीन शेख और डॉक्टर अमजद हाजिर हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम असेंबली लैंग्वेज में किस तरह से अपनी कंडीशंस सेट कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों जंप्स की कुछ एग्जांपल्स को भी डिटेल में देखेंगे। जी सर। हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो अक्सर हमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट या रिपीट करना होता है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में अक्सर ये होता है कि वी वांट टू एग्जीक्यूट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इफ सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड और इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये दोनों काम हम इधर लूप कंस्ट्रक्ट्स के ज़रिए करते हैं या हमारे पास इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर है टू सेलेक्ट सर्टन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ सर्टन कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड। असेंबली लैंग्वेज में एक सिंपल लूप के अलावा हमारे पास कंडीशनल प्रोसेसिंग एज सच अवेलेबल नहीं है। हाँ, assembly language gives us some conditional and unconditional jump instructions, and we use those jump instructions to execute the part of the program we want to execute when a certain condition is satisfied. तो आज के प्रोग्राम में हम jump instructions के बारे में बात करेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये jump instructions इस्तेमाल करके आप conditional processing कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन के ज़रिए यू कैन मूव द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड जंप सर्टेन इंस्ट्रक्शंस विदाउट एग्जीक्यूटिंग देम टू ए डिफरेंट लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम, और उसकी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की फिर उसके बाद स्टार्ट होगी। क्योंकि इसमें जो हम जंप ले रहे हैं वी आर स्किपिंग सम इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन नो कंडीशन, दैट मीन दिस इज़ ए कंपल्सरी जंप। तो जब भी आपका प्रोग्राम जंप इंस्ट्रक्शन पे पहुंचेगा इट विल skip certain instruction and go to a different location in your program and then start the execution of your program from that point onward. इससे पहले कि मैं जंप इंस्ट्रक्शन कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों को डिस्कस करूं, ये बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है द CPU always starts the execution of your program from the first instruction of the program in the main procedure of your program, and then the program is executed sequentially line by line unless you change the path of the execution yourself, either using unconditional jump or using a conditional jump. तो आइए अब पहले हम देखते हैं कि आप unconditional jump कैसे लिखते हैं और ये कैसे काम करता है। To write unconditional jump we use the jump instruction JMP, और JMP के बाद you write the destination label. Destination label means के आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इस पॉइंट के बाद will jump or will start from the point or from the instruction which has been labeled as the destination label. Example देखिए, assume करें we have the label L1, so the program is here, some instructions, and then we have a jump instruction JMP L1. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि JMP is a unconditional jump, तो जब भी ये लाइन CPU एग्जीक्यूट करेगा it says jump to L1. That means the computer will or the CPU will start execution of your program again from label L1, and it will again come down line by line or instruction by instruction until it executes this instruction again, which will take the execution back to the instruction written just after that label L1. Of course, इस तरीके से you will be in a infinite loop executing these instruction infinitely. Assume करें ऐसे ही कि उसके बाद उन्होंने कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, देन वी हैव द जंप L2
अगर हम देखेंगे लेबल L2 यहाँ पे है, दैट मीन इट इज़ आफ्टर द जंप इंस्ट्रक्शन. सो इस केस में क्या होगा, व्हेन द CPU विल एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन, then the execution will start from that point or from the instruction written after label L2, and all the instruction between the jump and L2 will be ignored and they will not be executed. तो इसका मतलब ये हुआ कि with the help of jump instruction you can jump to a location which is prior to the jump instruction, or you can jump to a location of your program which is after the jump instruction. And this is the way the jump instruction is actually implemented. कि जब एक jump instruction आती है, then the CPU basically changes the value of register IP, and because IP points to the next instruction that should be executed, so IP will be loaded with the offset of the label written after the jump instruction. तो ये है हमारे पास unconditional jump. That means we skip or we go a different part of the program without checking any condition, and it will always happen. उसके अलावा हमारे पास कुछ conditional jumps भी हैं, यानी कि the execution of the program will jump from one part of the program, from one statement to another statement of the program only if certain condition is satisfied. And these, of course, the conditional jumps are the more useful kinds of jumps. Assembly language में बेशुमार conditional jumps आपको provided हैं, जिनको हम 4 different categories या groups में divide कर सकते हैं. ये 4 groups कुछ इस तरह से हैं. We have the jumps which are based on the value of some specific flags. जैसे हम different flags discuss कर चुके हैं, ZF, CF, etc. Or the conditional jumps which are based on some equality condition. Some jumps which are based on the numbers or unsigned number comparison, and some jumps which are based on the comparison of signed numbers. अब हम इसमें से हर कैटेगरीज में जो हमारे पास अवेलेबल जंप्स हैं और वो कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि जंप कंडीशन की एक जनरल फॉर्मेट क्या है, ये कैसे देखने में और लिखने में कैसे लगती है, और उसके बाद हम फिर स्पेसिफिक जंप इंस्ट्रक्शंस जो कि असेंबली लैंग्वेज 8086 एंड हायर प्रोसेसर के लिए अवेलेबल है, हम देखेंगे कि वो आप कौन कौन सी जंप इंस्ट्रक्शन आपको अवेलेबल हैं. तो आइए देखते हैं कि जंप इंस्ट्रक्शन और कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन आप कैसे लिखते हैं. कंडीशनल जंप लिखने के लिए यू विल सी दैट ऑल द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन विल स्टार्ट विद letter J, and there will be some condition, and this will be basically the mnemonic or the instruction. And after that you have to write the destination label where you want to jump. And you see the syntax is very similar to the unconditional jump, but in the case of unconditional jump you jump anyway, but here the jump will occur only if the condition we write after J is satisfied. Few points to remember about the conditional jump condition, that if you are working on a processor like 8086 or 286, then your destination label must be between the range of -128 to +127 bytes from the jump instruction. Yani ki if you are jumping before the jump instruction to a previous part, a previous instruction of the program, then you should not jump more than -128 bytes. And similarly, you can jump below the jump condition, or you can jump below to the instruction which is written after the jump condition. In that case, the label destination level should not be more than 127 bytes away from the jump instruction. In the case of the 32-bit processors, of course 32-bit offset permits you to jump anywhere in the memory.
But whenever you jump, of course, if you are using the conditional or unconditional jump instruction in a procedure, then you should jump within the same procedure, because we know that your program may be made up of more than one procedures. You will not be allowed to jump to a label which is not in the same procedure unless that label has been defined or has been declared as a global label. That will allow you to jump from one procedure into a statement of another procedure. और जनरली ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है जिसको हमें अवॉइड ही करना चाहिए. अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जंप इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं. ऑफ कोर्स असेंबली लैंग्वेज में बहुत सी इंस्ट्रक्शंस हैं, सो जस्ट गिव यू a list of those jumps, and then जब हम प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे, at that time we'll tell you that how these jumps and what type of jump you are going to use. So keep a list of these jumps or jump instructions with you so that you can see what is the meaning of each jump condition. So सबसे पहले हम वो jump conditions देखते हैं या jump instructions देखते हैं जो कि एक specific flag value पे डिपेंड करती हैं. तो हमारे पास जो फर्स्ट जंप इंस्ट्रक्शन है दैट इज कॉल्ड JZ. दैट मीन जंप इफ ZF फ्लैग इज 1. JNZ, that means jump if not 0. That means if the result is not 0 of the previous instruction before the jump instruction. How we know it? लास्ट टाइम हमने चेक किया था कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है then it may change some of the flags bit. If the value of the ZF is 0, that means the result of the previous instruction is 0. In that case, this jump will occur. इस तरीके से हमारे पास इंस्ट्रक्शन है JC, jump if carry. That means jump will happen or jump will occur only if the value of flag CF is 1. Then we have JNC, jump if not carry. That means jump if the value of the carry flag is 0. And similarly, there are other jump instruction, and you see each of these jump instruction just check the value of one of the flag to determine whether this jump should occur or not. इसके बाद हम वो जंप इंस्ट्रक्शंस देखते हैं विच डिपेंड ऑन द इक्वालिटी कंडीशन. ये जंप लिखने से पहले यू हैव टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स. देन बेस्ड ऑन द कंपैरिजन देन यू कैन राइट वन ऑफ द जंप इंस्ट्रक्शन. जैसे कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स वी यूज द compare instruction CMP. CMP instruction only changes the value of various flags similar to the way the sub instruction affects the different flags of the flags register. अब ये आप कैसे करेंगे या कौन से जंप्स हमें अवेलेबल हैं इन असेंबली लैंग्वेज. आप यहाँ पे देखिए, यू राइट द कंपेयर इंस्ट्रक्शन बिफोर द जंप इंस्ट्रक्शन and we assume that compare is like that one, compare left operand comma right operand because compare instruction needs two operands. उसके बाद जो कंडीशन लिखी जा सकती हैं, उसके बाद जो जंप इंस्ट्रक्शन लिखी जा सकती हैं वो कुछ इस तरह हैं. JE, that means jump will happen if equal, that means if the value of left operand is equal to the value of the right operand, then this jump will take place, otherwise this jump will not take place and you will go to the next line of your program. इसका just opposite JNE, jump if not equal, that means value of these operand is not equal, then this conditional jump will occur. Otherwise, if this condition is not satisfied, then of course the program execution will start from the next line after the jump इंस्ट्रक्शन. ऐसे हमारे पास है JCXZ एंड JECXZ जंप्स भी अवेलेबल हैं.
अब हम कुछ जंप्स देखते हैं विच आर बेस्ड ऑन अनसाइंड कंपैरिजन. दैट मीन व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू ऑपरेंड्स which have unsigned integers, then you should use these jumps, which is JA, jump if above. Basically it's the same thing as saying that the value of the left operand is greater than the value of the right operand. That means jump if greater than. J and BE, jump if not below or equal. Similarly as saying jump if not less than or equal to. JAE, jump if above or equal. That means if left operand is greater than equal to right operand, then this jump will happen. Otherwise, the normal execution of the program will be executed in the normal fashion and no jump will take place. And similarly, there are many other jump instructions which you can use when you are using unsigned comparison. और अगर आप signed numbers use कर रहे हैं and you have made a comparison of the operands in which you have the signed numbers, then instead of using the unsigned jumps, you should use these jumps. For example, JG, we say jump if greater. That means if the value of the left operand is greater than the value of the right operand. And rest of the jumps are very similar to the jumps we discussed for unsigned comparison. क्योंकि जब भी आप signed और unsigned number को deal कर रहे होते हैं, then you give the interpretation, of course, that whether you are dealing with signed numbers or unsigned numbers. And depending on your interpretation of the data, then you should use either the unsigned comparison jump instructions or signed comparison jump instructions, because in both cases the value of different flags may need to be checked by the CPU to make a decision whether this jump should take place or not. So be careful and use the correct type of operand. अब आइए इन जंप इंस्ट्रक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो हमारी सबसे पहली एग्जांपल कुछ इस तरह है. We say jump to label L1 if unsigned EAX register is less than or equal to a variable V1. तो देखिए हम कैसे लिखेंगे. Because our jump depends on the comparison of two operands, therefore the first instruction I have to use is the compare instruction. So सबसे पहले हमने compare instruction इस्तेमाल की. Compare the value of EAX and variable V1. Then depending on the comparison, then we have to take the jump. Now what says jump to label L1 if the value of EAX is less than or equal to value 1. So हमने ऐसे लिखा है इसको jump if below or equal. क्योंकि हम unsigned number यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए अभी हमने jump देखा है कि it has to be JBE. That means jump if the value of EAX is below, that means less or equal, jump where? To label L1. Now this label L1 can be given to an instruction which is before the jump instruction or after the jump instruction. अब देखिए अगर unsigned number की जगह आप signed number को इस्तेमाल कर रहे हैं and you have to write the same jump, of course, then instead of using the conditional jumps which have been there in assembly language for unsigned numbers, you have to use the jump of the signed numbers. यहाँ पे देखिए हमने लिखा था JBE, which is the conditional jump instruction for unsigned, and an equivalent instruction in the signed category is JLE, which has the same meaning basically, jump if less than or equal to. That means if the value of EAX is less than equal to the value of variable val1, then go to label L1 or jump to label L1. अब आखिर में हम एक कंप्लीट प्रोग्राम भी देखते हैं जिसमें हमने इन जंप इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल किया है. ये प्रोग्राम क्या करता है और कैसे इसको हमने कोड किया है, ये बताने के लिए मेरे साथ अम्बरीन हैं. तो आइए हम
अम्बरीन की तरफ चलते हैं। जी नाजरीन, आइए अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में हम अपने एक किसी भी नंबर को सर्च करवा रहे होंगे इन एन अरे ऑफ डिफरेंट नंबर्स। अगर हम इस प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेजेस के सिंटेक्स में देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर लूप होगा और उस फॉर लूप के अंदर हमारे पास एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन बेसिकली कंपेयर कर रही है हमारे टारगेट नंबर यानी कि नंबर दैट वी वांट टू सर्च इन एन अरे, और उसको कंपेयर कर रही है विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द अरे। अगर हमारा टारगेट नंबर अरे के किसी भी एलिमेंट के इक्वल हो जाता है तो हम अपने फाउंड को सेट कर देते हैं इक्वल्स टू ट्रू और अपने लूप में से ब्रेक कर जाते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई भी लेकिन हमारा नंबर अगर अरे के किसी भी एलिमेंट के इक्वल नहीं होता तो हमारा लूप इसी तरह चलता रहेगा और ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद हम ये कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ फाउंड इज़ इक्वल्स टू ट्रू, दैट इज़ कि ऊपर हमारे फाउंड की वैल्यू ट्रू के इक्वल सेट हो चुकी है, तो हम अपनी स्क्रीन पे जो मैसेज डिस्प्ले करेंगे दैट विल बी एलिमेंट इज़ फाउंड। लेकिन अगर पूरी अरे में हमें अपना टारगेट नंबर नहीं मिलता तो हमारे फाउंड की एलिमेंट जो कि हम प्रीवियसली फॉल्स सेट कर चुके हैं, इट विल रिमेन फॉल्स और हमारी स्क्रीन पे जो मैसेज डिस्प्ले होगा दैट विल बी एलिमेंट नॉट फाउंड। आइए अब इस प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं। हमें इस वक्त स्क्रीन पे हमारा डेटा सेगमेंट नज़र आ रहा है जिसमें हमने सबसे पहले एक अरे डिफ़ाइन की, उसके बाद अपना टारगेट वेरिएबल डिफ़ाइन किया और उसके बाद टू मैसेजेस, मैसेज 1 एंड मैसेज 2 विच स्टेट्स एलिमेंट इज़ फाउंड एंड एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। इसके अलावा कोड सेगमेंट में जो शुरू की लाइंस में हमने स्टेप किए हैं वो सिंपली ये हैं कि हमने अपने अरे को पॉपुलेट कराया विद द नंबर्स बाय यूजिंग द रीड इंट प्रोसीजर कॉल, और एंड में आफ्टर द लूप जिसमें हमने पूरा अपना अरे को रीड करवाया, हमने दोबारा से रीड इंट की प्रोसीजर कॉल को कॉल किया और अपना टारगेट नंबर इनपुट करवाया यूज़र से, और एंड में अपने उस टारगेट नंबर को अपने वेरिएबल टारगेट के अंदर स्टोर किया। अब इस प्रोग्राम की मेन लॉजिक पे आते हैं। हमने सबसे पहले अपने ECX रजिस्टर ESI और EBX में अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को स्टोर किया। उसके बाद हमारे प्रोग्राम का मेन लूप स्टार्ट हो रहा है। हमारे लूप की पहली इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर EBX और हमारी ESI जिस चीज़ को पॉइंट कर रहा है। इस स्टेज पे हमारा रजिस्टर ESI हमारे अरे के फर्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ का कंपैरिजन होगा। उसके बाद हमने JE की इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया है विच मीन्स के जंप इफ़ इक्वल्स, यानी कि जंप टू द लेबल फाउंड इफ़ बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर इक्वल। और जो हमारे पास फाउंड का लेबल है दैट सेज डिस्प्ले मैसेज 1 स्टेट्स दैट द नंबर इज़ फाउंड, और उसके बाद हमने जंप किया टुवर्ड्स आर क्विट लेबल एंड आर क्विट लेबल स्टेट्स एग्जिट। यानी कि अगर हमारा टारगेट नंबर और हमारे अरे का नंबर इक्वल हो जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम इस पाथ के थ्रू क्विट कर जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो इट विल मूव ऑन टू दिस इंस्ट्रक्शन जो कि हमारी नेक्स्ट अरे के एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और इसी तरह से हमारा लूप कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। और ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि या तो हमारा एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाता या फिर हमारा लूप पूरे 20 टाइम्स चल नहीं सकता। उसके बाद अगर हमारा लूप 20 टाइम्स चल जाता है और हमें फिर भी अपना नंबर अरे के अंदर मिलता नहीं है तो देन विल मूव ऑन टू दिस। हमारे पास जंप की इंस्ट्रक्शन है जंप नॉट फाउंड, यानी कि हम नॉट फाउंड के लेबल पर जंप करेंगे विच डिस्प्लेज द मैसेज नंबर 2, और मैसेज नंबर 2 स्टेट करता है दैट द एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड।
जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में देखा और इसके अलावा हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया। इसके साथ ही अमरीन शेख और डॉक्टर अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।